मगर कांवड़ मार्ग पर सुप्रीम फैसले से पहले आपको यहीं से आई एक और तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि धर्म के रास्ते पर चलने वाले ऐसे अधर्मी तो नहीं हो सकते, शिव के भक्त इतने अशांत तो नहीं हो सकते हैं जो किसी की गलती से कांवड़ टूट जाने पर उसकी कार को तोड़ देंगे। कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट के विवाद के बीच मुजफ्फरनगर से लेकर मुरादाबाद की जो तस्वीरें आई वो भोले के भक्तों की भावना से बिल्कुल मेल खाती हुई कहीं दिखाई नहीं पड़ती। आप जरा 4 तस्वीरें देखिए। शहर शहर कांवड़ियों का हंगामा देखने को मिल रहा है। कहीं कांवड़ियों ने कार को चकनाचूर किया, ढाबे पर तांडव मचाया। मुरादाबाद में पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा किया गया। मुजफ्फरनगर में ही एक दिन पहले ढाबे पर जमकर तोड़फोड़ की गई, तो वहीं बिजनौर में कांवड़ियों ने सड़क जाम कर दी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कांवड़ यात्रा के दौरान क्यों ऐसी तस्वीरें सामने आई? क्या कांवड़ियों के खिलाफ साजिश रची जा रही है या फिर कांवड़ियों के बीच हुड़दंगी छिपे हुए हैं जो ऐसे हुड़दंग को अंजाम दे रहे हैं? एक कार को दर्जन भर कांवड़ियों ने घेर रखा। कोई ऊपर चढ़कर कार को तोड़ रहा है तो कोई कार पर लात बरसा रहा है। इस कार की हालत तो देखिए, पुर्जा पुर्जा तोड़ दिया गया। ढाबे के सामने की यह जगह मानो रेसलिंग रिंग बन गई है और जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। कार की यह हालत तो आपने देख ली, अब देखिए कार सवार का क्या हाल किया गया। ढाबे के अंदर कुछ कांवड़ियों ने कार सवार को घेर लिया और इस शख्स पर लात घूसों की बौछार कर दी। कुछ कांवड़िए तो पीछे कुर्सियां उछाल रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि यह सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। अब यह भी जान लीजिए कि आखिर कांवड़िए भड़के क्यों। आरोप है कि जब कांवड़ यात्री हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने घर को जा रहे थे, तभी पास से गुजर रही यह कार कांवड़ियों से टकरा गई, कांवड़ियों से टच हो गई, जिसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने कार सवार की जमकर पिटाई कर दी और कार का ये हाल कर दिया। पुलिस वाले कार चालक को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसके बाद भी कांवड़िए युवक को पीटते रहे। कुर्सियां चलती रहीं, युवक पिटता रहा। यही नहीं, कांवड़िए ढाबे में भी तोड़फोड़ करते हैं, हंगामा करते हैं, सड़क पर जाम भी लगा देते हैं। इधर मुजफ्फरनगर की पुलिस का अलग दावा है। कहते हैं कि कार कांवड़ियों से टच ही नहीं हुई थी, कांवड़ खंडित नहीं हुई थी, और तो और आरोपी बवाल के बाद वहां से रवाना हो चुके हैं। किसी चरपहिया वाहन से उनके कांवड़ में गाड़ी टच हो गई है। इस सूचना पर तत्काल जो कांवड़िया थे उन्होंने उस गाड़ी को ओवरटेक किया और इस लक्ष्मी ढाबे के पास रोककर उनके साथ मार पिटाई की। कांवड़ियों से वार्ता के क्रम में कांवड़ियों ने यह नहीं बता पाए कि किसकी कांवड़ खंडित हुई थी। बहरहाल उन्होंने अंतर्गत कांवड़ खंडित न होने की पुष्टि की और वो वार्ता क्रम में अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल गए। अब मुरादाबाद की ये तस्वीर देखिए। पेट्रोल पंप पर खड़े कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। करीब 40 से 50 बाइक सवार कांवड़िए जमा है, जमकर नारेबाजी हो रही। हालात ये हो गए कि पुलिस को कांवड़ियों को हटाने के लिए माइक से अनाउंसमेंट करना पड़ा। कांवड़ियों ने ऐसा हंगामा मचाया कि वहां मौजूद आम लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कांवड़ियों का आरोप है कि पेट्रोल पंप पर मिलावट की जा रही थी। आरोप ये भी लगा कि पेट्रोल पंप कर्मचारी ने बदसलूकी की। पानी डाल कर चले, मिस्त्री भी वहाँ पर है। गाड़ी हमारी में तो हमारी में 3-4 गाड़ी में तेल डाल लगा है सर। 1-2 गाड़ी में 3-4 गाड़ी में तेल डाल लगा है। पानी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ कांवड़ियों को हंगामा करने की जरूरत क्या है? मुरादाबाद की इन तस्वीरों को देखकर सवाल यही उठता है कि बाइक सवार ये लोग क्या सच में कांवड़ यात्रा पर निकले हैं या फिर आस्था की आड़ में ये हुड़दंग मचा रहे हैं। इससे पहले भी कांवड़ यात्रा की आड़ में मुजफ्फरनगर में एक ढाबे में तोड़फोड़ की गई थी। बात इतनी थी कि गलती से इन्हें प्याज लहसुन वाला खाना परोस दिया गया था। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने एक संदिग्ध पॉलिथीन मिलने पर सड़क जाम कर दिया था। आरोप लगाया कि पॉलिथीन में मांस, लेकिन जांच में ऐसा कुछ पाया ही नहीं। सवाल ये भी उठता है कि आखिर कांवड़ यात्रा की आड़ क्यों उत्पात मचाया जा रहा है? ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए पुलिस के पास कोई प्लान है भी या नहीं? या फिर जिस तरह मुजफ्फरनगर की पुलिस कार चालक को पीटते देखती रही, क्या उसी तरह से आगे भी हाथ पर हाथ धर के बैठी रहेगी?
मुजफ्फरनगर से अंकित मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांवड़ यात्रा के दौरान भोले के भक्त आप देख चुके हैं कैसे भड़क चुके हैं। अब लौटते हैं कांवड़ मार्ग पर छिड़े सियासी संग्राम पर। कौन कहता है नाम में क्या रखा है? नाम को लेकर पूरे देश में बीते कई दिनों से हंगामा है और अब इसी मामले पर, इसी हंगामे पर सुप्रीम सुनवाई हुई। उत्तर प्रदेश सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सब्जी फल की दुकान, मिठाई की दुकान और ढाबों पर अब मालिक की पहचान चिपकाना अनिवार्य नहीं रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में क्या कहा और इसका क्या असर रहा, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। आरिफ फल वाले को अब नाम बताने की जरूरत नहीं। मिठाई वाले शादाब मियां भी अब बिना नाम बताए लोगों का मुंह मीठा कर पाएंगे। रहीम भाई को अपनी दुकान के बाहर कोई तख्ती नहीं लटकानी है। नौबत भी अपने भोजनालय के सामने लगा नेम प्लेट हटा सकते हैं। नवीन ने भी अपनी चाय की दुकान के लिए जो नया बोर्ड ऑर्डर किया था वो अब कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर अब दुकानदारों को नाम पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो मुजफ्फरनगर पुलिस की डायरेक्टिव थी, उस डायरेक्टिव को पढ़ा, समझा और ये पाया कि ये डायरेक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से बियॉन्ड ट्रैवल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा। दुकानदार को शाकाहारी या मांसाहारी लिखना अनिवार्य होगा। दरअसल इस मामले में एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सोमवार को जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस पर सुनवाई की, जिसमें यूपी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई। कोर्ट का ये नजरिया था क्या कि किस तरह का खाना सर्व होता है, वेज या नॉन वेज, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू उसको कौन सर्व कर रहा है। कोर्ट ने पिटीशन का संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है और यह नोटिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ इशू हुआ है। नेम प्लेट का फैसला आया तो मानो मुजफ्फरनगर में माहौल ही बदल गया। दुकानदारों का इस फैसले पर क्या कहना है, जरा वो सुनिए। उन्होंने बहुत अच्छा करा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई वो नहीं है। बीते कुछ दिनों से इस मुद्दे पर खूब राजनीति भी हुई। ऐसे में नेम प्लेट पर सुप्रीम फैसले के बाद राजनीतिक बयानवीरों ने भी अपनी राय रखी। सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश और इस पिटीशन पर सुनवाई के लिए अगली तिथि लगाना दोनों प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई ये विभाजनकारी है समाज। सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले का स्वागत करता हूं। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया। धन्यवाद। भाजपा पहले प्रयोग करती है, फिर उसका उपयोग करती है। पहले भी कई प्रयोग हुए, राजनीतिक प्रयोग है। उम्मीद है उनको लगता है इसका उपयोग होगा, लेकिन जब तक हम जैसे लोग हैं हम बटने नहीं देंगे लोगों को। और मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, जिनका आर्थिक नुकसान करने के लिए बीजेपी कर रही है, उनके बच्चों का क्या होगा? वो भी इंसान है। जब प्रधानमंत्री बात कर सबका सबके विकास की, तो इसमें मुसलमान क्यों बाहर है? हालांकि अभी मामला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। यूपी सरकार के इस आदेश पर अगली सुनवाई 26 जुलाई को होनी है। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको जरा विस्तार से बताते हैं कि कोर्ट ने इस मामले पर आदेश क्या दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद क्या अपना ऑब्जर्वेशन दिया। कोर्ट ने कहा कि कांवड़ रूट पर दुकान के बाहर नाम लिखना जरूरी नहीं है। किसी को नाम बताने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। दुकानदारों को नाम नहीं बल्कि खाने का प्रकार बताना है, ये जरूरी। खाना शाकाहारी है या मांसाहारी है, बस ये बताना होगा, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेज दिया गया और नोटिस का जवाब 26 जुलाई तक तीनों राज्य सरकारों को अब देना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस विवाद के बाद कई विवाद ऐसे हैं जो कि जन्म ले रहे हैं। आपने देख लिया कि कोर्ट ने क्या कहा। अब देखिए कि कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्षी नेता उत्तर प्रदेश सरकार पर कैसे हमलावर हो रहे हैं। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं।
मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। माननीय उच्चतम न्यायालय का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने ये बता दिया कि ये देश संविधान से चलेगा, किसी ऐसे सरकारी फरमान से नहीं चलेगा जो समाज को, देश को बांटने की कोई कोशिश कर रहा हो। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। देश में जो मोहब्बत की दुकान खुली है राहुल गांधी जी के जरिए, उससे घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने अपने राज्यों में ऐसे मनमाने फैसले लेकर के आ रही हैं जो संविधान के विरोधी हैं। कोई सरकार संविधान के खिलाफ ऑर्डर पास करती है तो भारत सरकार को उसका नोट लेना चाहिए, उनके पास अख्तियार है। तो नेम प्लेट पर सुप्रीम फैसले के बाद जी मीडिया की टीम मुजफ्फरनगर से हरिद्वार के कांवड़ रूट पर पहुंची। जी मीडिया सहयोगी शिवांग मिश्रा ने कांवड़ियों के साथ साथ दुकानदारों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उनकी राय जानी। जिस तरह से मुजफ्फरनगर में आदेश आया था कि हर रेस्टोरेंट के बाहर उसके संचालक का नाम और कारीगरों का नाम लिखना जरूरी है, तो वैसे में आइए कांवड़ियों की राय हर की पौड़ी से मुजफ्फरनगर तक चलते हुए हम लोग जानते हैं। कांवड़ियों की टोली के साथ बोलचाल करते हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उस पर इनका क्या रुख है और आखिर नाम जरूरी है या नहीं। मुजफ्फरनगर पड़ा होगा रास्ते में आपके। अब मुजफ्फरनगर में जो आदेश दिया गया है कि सभी दुकानदारों का नाम लिखना जरूरी है। बिल्कुल अच्छा किया जी, बिल्कुल अच्छा, क्योंकि ये बिना बताए लहसुन प्याज खा देते हैं, फूकते हैं, क्या क्या करते हैं। ये आदेश बिल्कुल बढ़िया जी, पता लग जाता है किसकी दुकान है ये। अच्छा, हाँ जी, ये अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं क्योंकि हमारा सनातन धर्म सबसे उच्च कोटि का धर्म है और इस धर्म को, अगर इस धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करता है या किसी भी प्रकार का कोई औचित्य करता है तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। हमारा सनातन धर्म सबसे उच्च कोटि का धर्म है और हमारे धर्म को और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हम सदा तत्पर रहते हैं और रहेंगे। जब आप लोग किसी होटल में रुकते हो तब क्या उसमें भी आप लोग देखते हो कि वो हिंदू व्यक्ति का ही होटल हो या मतलब क्या रहता है उसमें? नहीं, जैसा योगी ने सुविधा की है ऐसी किसी सरकार ने नहीं की है। अच्छा, हम तो ये भी डिमांड करते हैं योगी जी राजस्थान और एक हरियाणा के अंदर एक बार वो वहाँ पर भी आए। भाई खाना हो मुस्लिम का हो हिंदू का हो, खाना खाना होता है भाई। हाँ। ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये आया है कि जिस तरह से योगी सरकार ने आदेश दिया था कि होटलों के बाहर नाम लिखने का, कि नाम पता हो कि हिंदू की दुकान है कि मुसलमान की, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी, तो मतलब कैसे देखते हो आप? मैं इस वाकया उसको पूरी तरह से गलत देखता हूँ। हमारे योगी साहब ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही निर्णय लिया है। हाँ। क्योंकि किसी की सत्यता के लिए उसकी पहचान का होना बहुत जरूरी है। ये जो पूरा आदेश आया था नाम का, ये बेसिकली मुसलमानों को टारगेट करने के लिए आया था कि उनकी दुकानों से सामान ना खरीदा जाए, ये सारी चीज़ें खरीदा जाए। तो क्या आपका भी मानना है कि मतलब इसी चक्कर में ही आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, ये सब राजनीति है मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बहुत दिनों से काम करते हैं सावन के मेले में और आज तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। कोई भोला नाम पूछता है, अपना नाम बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं गंदे, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही है। अब देखो जो सरकार चाहेगी वही होता है भाई। हम इससे भी खुश थे, बात माने, उन्होंने कहा नाम लिखो, नाम लिखने में क्या दिक्कत है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। एक फल वाले ने अपनी दुकान पर कैसा पोस्टर लगाया, जरा देखिए आप। एक शख्स ने जो स्टिकर लगाया उस पर यह लिखा है, मोहब्बत की दुकान, ना हिंदू ना मुसलमान। और इसके बाद अब ये फल वाला और इसके सामने दुकान के ऊपर लगा हुआ ये पोस्टर बहुत ज्यादा वायरल है। राहुल गांधी की फोटो आप देख रहे हैं और राहुल गांधी की फोटो के साथ आपको उनकी पूरी न्याय यात्रा के दौरान मोहब्बत की दुकान वाला जो उनका नारा था, जो स्लोगन था, वो भी याद होगा। और अब बात नूह की, जो पिछले साल सावन शुरू होते ही हिंसा की आग में झुलस उठा था। यहां के वार्षिक ब्रजमंडल यात्रा के दौरान पूरे देश ने नूह को जलते देखा था। करीब 1 साल बाद नूह में वही ब्रजमंडल यात्रा फिर से निकली, मगर इस बार पुलिस प्रशासन अलर्ट था। अरावली की पहाड़ियों से गुजरी ये ब्रजमंडल यात्रा कैसी थी, इस बार प्रशासन की तैयारी कैसी थी, इस रिपोर्ट में आपको देखा हाल देखिए। नूह हिंसा के 355 दिन पुराने ये तस्वीर डराने वाली है। करीब 1 साल पहले 31 जुलाई को नूह में जो हुआ उसके निशान अब भी यहाँ की सड़कों पर मौजूद हैं। दंगों के उन राख से हिंसा की नई चिंगारी न सूखे, इसके लिए नूह को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की तैनाती।
रैपिड एक्शन फोर्स का पहरा, बम स्क्वाड का दस्ता, ड्रोन से हर तरफ निगरानी। सावन महीने के पहले दिन आज नूह में ब्रजमंडल यात्रा निकली। पिछली बार की हिंसा से सबक लेते हुए इस बार प्रशासन ने यात्रा के लिए पुख्ता तैयारी की थी। इस वक्त हमें नलेश्वर महादेव मंदिर के ठीक बाहर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया और यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं हरियाणा पुलिस के वो यहाँ पर मौजूद हैं। मंदिर के बाहर और मंदिर के अंदर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी के जरिए नज़र रखी जा रही है। वहीं यात्रा में शामिल होने वालों के लिए पहले से सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यात्रा में तलवार, चाकू, बंदूक और लाठी डंडे पर बैन। यात्रा में वाहनों की संख्या सीमित रखने के निर्देश। तेज आवाज में बजने वाले डीजे की मनाही। शोभा यात्रा में शामिल लोग नशे का सेवन न करें। किसी भी भड़काऊ भाषण या बयानबाजी पर रोक। निर्धारित किए गए रूट का ही प्रयोग किया जाए। 80 किलोमीटर लंबी ब्रजमंडल यात्रा सुरक्षा पहरे में अरावली की पहाड़ियों से होते हुए श्रृंगार श्रृंगेश्वर मंदिर के लिए निकली। बम बम भोले के नारे के साथ शिव भक्तों की टोली का जोश हाई था। प्रशासन ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है और हर जगह व्यवस्था बहुत सुंदर है पहले से कंपेयर में, और ये एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है सभी समाज के अंदर कि जो हमारे जो धार्मिक स्थल है उनके लिए यात्राएं खोली गई है। इस बार हो गया सही से, और यही सुरक्षा पहले होती, पिछले बार भी बहुत बढ़िया से होता। अच्छा, ये पूरे साल वेट करते हैं इस दिन के लिए, सावन के लिए। पिछले साल 31 जुलाई को जब नूह में ब्रजमंडल यात्रा निकली थी तो धार्मिक यात्रा पर दूसरे पक्ष की तरफ से हमला किया गया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। क्या गाड़ियां, क्या घर, क्या दुकानें और क्या पुलिस थाने। दंगाइयों ने सब कुछ आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों ने जिस तरह से पत्थरबाजी और आगजनी की, उससे नूह का चप्पा चप्पा दहल उठा था। पिछले साल की हिंसा से सबक लेते हुए प्रशासन ने इस बार तैयारियों में कोई कमी नहीं रखी थी। सुरक्षा के सख्त पहरे में ब्रजमंडल यात्रा शांति के साथ संपन्न हुई है। राजू राज, जी मीडिया। तो जिस ब्रजमंडल यात्रा के दौरान पिछली बार नूह से हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, उसकी अहमियत क्या है जरा आप ये समझिए। माना ही जाता है कि नूह इलाके में महाभारत काल के 3 शिवलिंग हैं। इन मंदिरों को लोगों से जोड़ने के लिए हिंदू संगठनों ने इस इलाके में ब्रजमंडल यात्रा की शुरुआत की। हरिद्वार से लाए गए गंगा जल से नलहड़ेश्वर मंदिर का जलाभिषेक किया जाता है। नलहड़ेश्वर मंदिर से शुरू होकर की यात्रा धीरकेश्वर मंदिर होते हुए श्रृंगार श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंचती। मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों में समझौता कराने के लिए नूह के पास अरावली पर्वत पर स्थित इसी नलहड़ेश्वर शिव मंदिर को चुना था और यहीं पर समझौता कराया गया। एक तरफ नूह से ब्रजमंडल यात्रा से शांति की तस्वीरें सामने आई तो यूपी के बरेली में आज बुलडोजर की गर्जना सुनाई पड़ी। बुलडोजर की इस गर्जन की वजह क्या रही है, मुहर्रम के ताजिए की पत्थरबाजी क्या रही है, क्या पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में। जहां मुहर्रम पर चले पत्थर, वहां आज चला बुलडोजर। पीले पंजे का मिट्टी में ढेर पत्थरबाजों के। तस्वीरें यूपी के बरेली में गौसगंज की। एक एक कर बुलडोजर यहां के घरों को जमींदोज कर रहा है। जिन घरों को ढाया जा रहा है उनके मालिकों पर मुहर्रम के दौरान पत्थरबाजी का आरोप है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। उस मौत से इलाके में जो सांप्रदायिक तनाव सुलग रहा था, उसे प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर समतल कर दिया। अब एक तरफ जहाँ अंतिम संस्कार किया जा रहा है, दूसरी तरफ मैं दिखाऊं कैमरा से। देखिए, ये वो आरोपी हैं मुस्लिम समुदाय से जुड़े, जिनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारी पुलिस बल मौजूद है। और घरों की बात की जाए तो यहाँ पर जो है घर जो है पूरी तरह से खाली पड़े हैं, घरों में ताला पड़ा हुआ है, सभी लोग फरार हैं। इन घरों पर कार्रवाई के वक्त आरोपी पहले से ही यहाँ से फरार हो चुके थे, मगर प्रशासन को बुलडोजर क्यों चलाना पड़ा, अब वो समझिए। दरअसल बरेली में जिन घरों पर बुलडोजर चला है, उनके रिश्ते 19 अप्रैल को मुहर्रम के जुलूस में हुई हिंसा से जुड़े। तब ताजिया निकालने को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए।
दोनों तरफ से पत्थरबाजी और मारपीट हुई थी, जिसमें तेजपाल नाम का एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तेजपाल की मौत के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। मृतक तेजपाल के परिजनों ने आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग की और कार्रवाई न होने पर अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। मामला बिगड़ता देख प्रशासन ने इस बवाल के मुख्य आरोपी बख्तावर के घर बुलडोजर चला दिया। तनाव के हालात बनते देख पहले से ही इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई थी। हिंसा के 35 से अधिक आरोपियों को हवालात में बंद कर दिया गया है। आरोपी आलमगीर और निजाकत को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया जा चुका है और आज आरोपियों के घर बुलडोजर की कार्रवाई हो गई। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई आरोपियों के अवैध निर्माण को लेकर हुई और आरोपियों पर हिंसा की कार्रवाई के लिए अलग से कानूनी कार्रवाई होगी, यानी योगी के राज में हुड़दंगी बच नहीं पाएंगी। तो देश की सियासत का मेन लैंड यूपी लोकसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी के अंतर कलह का एपिसेंटर बना हुआ है। लोकसभा चुनावी नतीजों में राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने यूपी में डबल इंजन सरकार की रफ्तार को जिस तरह धीमा किया, उसने भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान मचा दिया। एक तरफ लोकसभा चुनाव में सीटों के भारी नुकसान पर बीजेपी में लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, तो लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और आरएसएस के बीच मनमुटाव की खबरें भी लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। ऐसे में बीजेपी की एकता को मजबूत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने पहल की, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने आरएसएस के साथ रिश्ते सुधारने की कवायदें तेज कर दी। बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई को सुलझाने और बीजेपी को मजबूती का बूस्टर देने के लिए आरएसएस और वीएचपी ने कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी के अंदर मचे घमासान को शांत करने के लिए वीएचपी ने बातचीत का रास्ता चुना है। खबर है कि बीजेपी के अंदर चल रही लड़ाई को शांत कराने के लिए विश्व हिंदू परिषद एक्टिव हो गया है। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने यूपी बीजेपी और यूपी सरकार के नेताओं से मुलाकात की। वीएचपी ने बीजेपी नेताओं से मतभेद दूर कर सरकार और पार्टी के हित के लिए काम करने को कहा। वीएचपी ने बीजेपी नेताओं और वरिष्ठ मंत्रियों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने के लिए कहा है। इसके अलावा पूर्वी यूपी के एक वरिष्ठ वीएचपी प्रचारक ने भी केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनके घर पर मीटिंग की। साथ ही वीएचपी के वरिष्ठ प्रचारक सरकार के दूसरे शीर्ष नेताओं के साथ भी लगातार संपर्क में हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान केंद्र की मोदी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच भी लगातार मनमुटाव की खबरें सामने आती रहीं। आरएसएस ने कई चुनावी मोर्चों पर बीजेपी से किनारा भी किया, जिसका खामियाजा बीजेपी को चुनावी नतीजों में उठाना भी पड़ा। लेकिन अब तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने आरएसएस से रिश्ते सुधारने की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अब सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल हो पाएंगे। आपको बता दें कि आरएसएस के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर पिछले 58 साल से प्रतिबंध लगा हुआ था। कांग्रेस की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में जाने पर बैन लगा दिया था। आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों को कड़ी सजा देने का भी प्रावधान था। सरकारी कर्मचारी भी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन के लाभ को देखते हुए आरएसएस कार्यक्रमों से दूरी बनाकर रखते थे। आरएसएस ने केंद्र सरकार की तरफ से जारी आदेश की तारीफ करते हुए कांग्रेस की पिछली सरकारों पर हमला बोला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में संलग्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के समय में समाज को साथ लेकर संघ के योगदान के चलते समय समय पर देश के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने संघ की भूमिका की प्रशंसा भी की है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधियों में भाग लेने के लिए निराधार ही प्रतिबंधित किया गया था। शासन का वर्तमान निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है। कांग्रेस पार्टी की सोच जो लगातार नकारात्मक रही है, कांग्रेस पार्टी का रवैया जो राष्ट्रवादी और देशभक्ति के खिलाफ रहा है, इस प्रकार की विचारधारा के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। आरएसएस कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने को वैध करने वाले सरकारी आदेश पर विपक्ष हमलावर है।
मेरे ख्याल में जो रूल था उसके लिए अच्छा कारण था, और रूल ऐसे ही रहना चाहिए कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक राजनीतिक कलरिंग है, ये तो सरकारी लोगों के लिए नहीं है, उचित नहीं है। कि आज हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जिनको गवर्नमेंट अफसर जो होते हैं, जिनको भारत माता के लिए काम करना चाहिए और हर सरकारों को ये प्रमोट करना चाहिए कि भारत माता के इंटरेस्ट को आगे रखें, अब वो अपने आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट को रखकर आगे बढ़ेंगे, ये शर्मनाक चीज़ है। पिछले कुछ वक्त में बीजेपी के कई नेताओं ने पार्टी की नीतियों को लेकर सवाल उठाए, तो वहीं पार्टी के अंदर अहम की लड़ाई भी देखी जा रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आरएसएस और वीएचपी ने भले ही पूरे विवाद पर सीधे तौर पर दखल नहीं दिया हो, लेकिन हालात पर नजर बना रखी है। संघ और वीएचपी को लगता है कि बीजेपी में जिस तरह कलह दिखाई दे रही है, संगठन और सरकार में अहम की लड़ाई हो रही है, उसका असर पार्टी पर पड़ सकता है, जिससे देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी की पकड़ कमजोर पड़ सकती है और यूपी हाथ से निकल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब आपके सरोकार की, देश के सरोकार की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं आधार कार्ड सेंटर, और ये गाय और भैंस उसके साथ। आजकल आधार कार्ड सेंटर पर गाय भैंस की डिमांड बहुत बढ़ गई। अब आप पूछेंगे कि आधार कार्ड में गाय भैंस का क्या संबंध है, क्या काम, क्या उनका आधार कार्ड बन रहा है? तो जवाब है कि उनका आधार कार्ड नहीं बन रहा है, लेकिन इनकी मदद से इंसानों के आधार कार्ड में बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। गाय भैंस की मदद से राजस्थान में बड़ी तादाद में फर्जी आधार कार्ड बनाने का खुलासा हुआ। क्या है इस हैरान करने वाली खबर का पूरा सच, वो बताएंगे आपको, लेकिन इस खबर को देखने के बाद आप ये जरूर सोचिएगा कि किस तरह बेहद आसानी से देश की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ है। आइए, यहाँ गाय बैल भैंस की मदद से आधार कार्ड बनाए जाते हैं। अवसर का जल्द से जल्द लाभ उठाएं, कहीं देर ना हो जाए। आधार कार्ड सेंटर, जिला सांचौर, राजस्थान। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या, जानवरों का इस्तेमाल करके आधार कार्ड कैसे बन सकता है? अरे हो सकने की तो बात ही नहीं है, बल्कि हो रहा है, हो चुका है। और ना जाने कितने आधार कार्ड गाय बैल भैंसों के रेटिना का इस्तेमाल कर बनाए जा चुके हैं। ये बड़ा खुलासा राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक रतन देवासी ने किया। रतन देवासी के मुताबिक पाकिस्तान के सीमावर्ती राजस्थान के जिलों में देश की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, खासकर पाकिस्तान से सटे सांचौर जिले में, जहां फर्जी आधार कार्ड में गाय, भैंस और बैलों के रेटिना का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिंगरप्रिंट के लिए बच्चों के फुटप्रिंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस काम के लिए स्कूल के बच्चों से 200 रुपए में फुटप्रिंट लिए जा रहे हैं और आधार कार्ड बनाते समय फोटो खींचने के लिए आइरिस स्कैनर को उल्टा रखा जा रहा है। इस प्रकार के लोग जो ये नेटवर्क चलाते हैं, इस प्रकार के लोग जो इसको फर्जी बिलिंग करने के लिए, फर्जी करने के लिए उसको यूज करते हैं इन आधार कार्डों को, तो वो हम लोगों के लिए भी चुनौती बने। मैं आपसे निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे इश्यूज उठने के बाद में सोशल मीडिया पे उन लोगों के भी जो है राजस्थान पुलिस को और सक्षम विभागों को नजर रखनी चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या कमेंट्स कर रहा है, उससे पता चल जाएगा कि किसके तार किसके साथ जुड़े हुए। सुना आपने, मतलब पुतलियां जानवरों की, फुटप्रिंट बच्चों के, चेहरा किसी और का, और ये सब पाकिस्तान से सटी सीमा के बेहद करीब राजस्थान के हिस्सों में हो रहा है। आखिर देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हो रहा था और किसी को कुछ पता क्यों नहीं चला? अब जब विधानसभा में मुद्दा उठा तो राजस्थान की बीजेपी सरकार मुद्दे पर गंभीरता दिखाने का वादा कर रही है, लेकिन साथ ही इस पर भी सियासत से बाज नहीं आई। इस विषय को बहुत गंभीरता से आपने लिया है और गंभीरता से लेने योग्य भी है। और जिस कालखंड का ये सब आधार कार्ड फर्जीवाड़ा निकला है, उसका माननीय सांसद से आने वाले सदस्य ने बता दिया है। विधानसभा के चुनाव के सब पुराने वाले सब आधारित। मतलब क्या देश की सुरक्षा जैसे गंभीर मसलों पर भी सियासत होनी चाहिए? सोचने वाली बात तो ये है कि जिस तरह से बच्चों से 200 रुपए देकर फुटप्रिंट लिए जा रहे थे, उसके आखिर मायने क्या है? सोचिए, इस तरह से आधार कार्ड कोई आम आदमी तो बनवाएगा नहीं। इस तरह से कोई भी देश का दुश्मन या फिर फर्जीवाड़ा करने वाला शख्स ही फर्जी आधार कार्ड के जरिए न केवल देश का नागरिक बनने का प्रयास कर सकता है या कर चुका होगा, बल्कि ना जाने कितने तरह के फ्रॉड को भी अंजाम दे चुका होगा।
अगर आधार कार्ड बन रहा था तो पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी फर्जी बनाए गए होंगे, इसकी भी गुंजाइश बहुत हद तक है। हालांकि मामला विधानसभा में उठा तो सांचौर जिला प्रशासन भी जाग गया और अपनी जिम्मेदारी निभाने निकल पड़ा। फर्जी आधार कार्ड के मामले में चितलवाना एसडीएम ने आधार कार्ड सेंटर पर दबिश दी और एक संचालक को अब तक गिरफ्तार किया गया है, जबकि 5 से ज्यादा की तलाश हो रही है। अब मामला सामने आया तो 14 ई मित्रों आधार ऑपरेटर्स की मशीनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। कुछ लड़कों के पैरों के फिंगरप्रिंट और आंखों के रेटिना वगैरह लेके फर्जी आधार कार्ड बनाए गए थे। ई मित्र था, उसमें जो मनोहर लाल करके लड़का है उसको अभी चितलवाड़ा थाने द्वारा अरेस्ट किया गया है। देश में फर्जी रोहिंग्या, बांग्लादेशियों से लेकर पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले देश के लिए पहले ही बड़ी चुनौती बने हुए हैं और उन चुनौतियों को और ज्यादा कठिन और मुश्किल करने का काम करते हैं चंद पैसों के लिए पेशे से नहीं, देश से भी गद्दारी करने वाले ये लोग, जो चंद रुपयों के लिए ये भी नहीं सोचते कि उनका फर्जीवाड़ा देश की सुरक्षा व्यवस्था पर कितना बड़ा खतरा तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आधार कार्ड पर लिखा रहता है मेरा आधार मेरी पहचान, लेकिन जो हो रहा है उसके बाद कहा जा सकता है कि किसका आधार और किसकी पहचान। आधार कार्ड में सभी स्तरों पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। मसलन नाम फर्जी, पता फर्जी, गलत रेटिना स्कैन, गलत फिंगरप्रिंट, गलत फोटो और दस्तावेज फर्जी। अब इसके मायने क्या? इससे जालसाजी हो रही, गलत पहचान से बड़ा खतरा खड़ा हो रहा है। देश के दुश्मन सीधा लाभ उठा सकते हैं और तो और आर्थिक नुकसान का बड़ा खतरा है। अब आपको समझना चाहिए कि इस तरह के मामलों पर अब तक क्या एक्शन हुआ। तो साल 2017 में 50,000 आधार सेंटर्स को ब्लैकलिस्ट में किया गया। साल 2022 और 23 में सिर्फ 1200 के करीब आधार कार्ड सेंटर को सस्पेंड किया गया था। लेकिन अब राजस्थान की खबर ने टेंशन बढ़ा दी। आधार में ये बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है और अब तक क्या क्या एक्शन हो चुके हैं वो पॉइंट दर पॉइंट साल 2022 से लेकर के 21 से लेकर के बल्कि 24 तक में कैसे कैसे आधार सेंटर्स को, जो फर्जी आधार सेंटर थे उनको बंद किया गया, सस्पेंड किया गया, ये बता दिया गया। 50,000 से ज्यादा आधार सेंटर अभी तक बंद कराए गए क्योंकि फर्जीवाड़े की शिकायतें वहां पर थी। लेकिन राजस्थान से जो खबर आई है ये वाकई में अलार्मिंग खबर है। आगे बढ़ते हैं, बात आतंकियों के नापाक मंसूबों की। दहशत फैलाने के इरादे से आतंकियों ने एक बार फिर राजौरी में हमला किया। इस बार आतंकियों ने शौर्य चक्र से सम्मानित विलेज डिफेंस गार्ड पुरुषोत्तम लाल के घर पर हमला किया है। आतंकी की कोशिश की विलेज गार्ड की हत्या कर वो ऐसा खौफ बरते हैं क्योंकि खिलाफ कोई सर उठाने की हिम्मत ना कर सके, लेकिन सेना की जवाबी कार्रवाई से उनके इरादे चकनाचूर। सीमा पार से आए आतंकियों का सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो कि किसी भी तरह यहां दहशत फैला सके, किसी भी तरह यहां डर और खौफ का माहौल बना सके, किसी भी तरह यहां की शांति को भंग कर सके। लेकिन इसमें कामयाब ना हो पाने पर उन्होंने एक बार फिर कायराना हरकत को अंजाम दिया है। आतंकियों ने राजौरी में फिर अटैक किया। यह हमला सुबह करीब 3 बजे राजौरी के गुंधा इलाके में शौर्य चक्र से सम्मानित बीडीसी सदस्य पुरुषोत्तम लाल के घर पर किया गया। इस हमले में बीडीसी पुरुषोत्तम लाल के चाचा के घायल होने की खबर। आतंकियों की कोशिश थी कि किसी तरह पुरुषोत्तम लाल को खत्म करके पूरे इलाके में दहशत फैलाई, लेकिन सुरक्षा बलों के बुलंद हौसलों ने इस हमले को नाकाम कर दिया। जी मीडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही है और इसी बीच फायरिंग की आवाज जो है वो आना शुरू हो चुकी है और इसीलिए आप देखिए लगातार जो लोग हैं वो यहाँ से भाग रहे हैं। पूरी तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से लगातार दिखा रहे हैं। कोशिश है सिक्योरिटी फोर्सेस की कि जल्द से जल्द आतंकियों को यहाँ पर ढेर कर लिया जाए और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों में दहशत जो है वो लगातार बनी हुई है। 2 से लेकर 3 आतंकी और अभी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इलाके को आप देखिए किस तरह से पूरा जो कॉन्वॉय सिक्योरिटी फोर्सेस से गुजर रहा था वो भी रुक चुका है। लगातार जो रुक रुक कर फायरिंग है वो रही। अभी भी एक बार फिर से जो फायरिंग की आवाज है वो आई है। बीडीसी पुरुषोत्तम लाल के घर के बाहर सुरक्षा में मौजूद सेना के जवानों ने आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आतंकी मारा गया जबकि सेना का एक जवान भी घायल हो गया। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान आतंकियों ने सेना के कैंप पर ग्रेनेड से भी हमला किया, जिसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
2 से लेकर 3 आतंकियों के ट्रैप होने की खबर है और उसके बाद से लेकर लगातार तेजी से जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। और आप देखिए एडिशनल फोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर भेजी जा रही हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को यहाँ पर ढेर कर लिया जाए। एक जो जवान है वो इसमें बताया जा रहा है कि भारतीय सेना का वो घायल है। इसके अलावा एक जो व्यक्ति है, इनोसेंट व्यक्ति, उससे भी यहाँ पर चोटें जो हैं वो कुछ आई हैं। वीडीसी, जिसे वीडीजी यानी विलेज डिफेंस गार्ड भी कहा जाता है, वो भी ठीक सुरक्षा बल की तरह ही आतंकियों से लोहा लेते हैं। वीडीजी पुरुषोत्तम लाल ने भी कुछ महीने पहले ही एक आतंकी को ढेर किया था, जिसके बाद बहादुरी के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। बताया जा रहा है कि इसी का बदला लेने के लिए आतंकियों ने ये अटैक किया था। पुरुषोत्तम कुमार वही हैं जिन्होंने पिछले साल अगस्त महीने में एक आतंकी को इस इलाके में ढेर किया था और उसके बाद लगातार जो कोशिशें थी उनकी थी कि और जो आतंकी इस इलाके में है उन्हें ढेर किया जाए। हालांकि एक और आतंकी उसमें इंजर्ड हुआ था जो कि रियासी जिले में, जिसकी बॉडी जो है वो रिकवर की गई थी और बताया जा रहा था कि उसी गोली से, विलेज डिफेंस गार्ड की गोली से ही उसे यहाँ पर इंजरी हुई थी। वीडीजी का गठन साल 1995 में किया गया था। इनके ऊपर गांव और पहाड़ी इलाकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती। ये गार्ड्स भी ठीक सेना और पुलिस के जवानों की तरह सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों का सफाया करते हैं। विलेज डिफेंस गार्ड की बात करें तो विलेज डिफेंस गार्ड सन 1994-95 में बनाई गई ऐसी फोर्स है जो कि गांव और पहाड़ी इलाकों में रामबाण साबित हुई थी। जब जम्मू कश्मीर से, खासतौर पर जम्मू संभाग से आतंकवाद को ख़त्म किया गया, 2003 तक इस फोर्स ने एक अहम भूमिका निभाई, जिसमें कि राजौरी, पुंछ के साथ साथ जो डोडा, किश्तवाड़, रियासी और उधमपुर के जंगल हैं वहाँ पर तेजी से जो ऑपरेशन किए गए। ऐसे में कश्मीर में आतंक के पीछे पाकिस्तान की साजिश पुरानी है। बर्बादी और कंगाली की कगार पर खड़ा है मुल्क खुद अपने को हर मोर्चे पर फेल करने में जुटा हुआ। पहले से पीओके, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके में जबरदस्त विरोध झेल रहे पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने जबरदस्त झटका दिया और ऐसे में माना जा रहा है कि मजहब और दहशत के पहिए पर मुल्क की रेलगाड़ी दौड़ाने वाला पाकिस्तान जल्द तीसरे टुकड़े में बंटने वाला। बीते करीब 8 दशक से कश्मीर पर कब्जे का सपना देख रहे पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। कश्मीर पर अपनी नापाक नजर रखने वाले पाकिस्तान के हाथ से अब पीओके भी निकलने वाला है। इतना ही नहीं, 54 साल बाद पाकिस्तान अब एक और टुकड़े होने की कगार पर खड़ा है। ड्रैगन के कर्जे के दलदल में बुरी तरह फंस चुका पाकिस्तान अब चौतरफा घिर गया है। जिन्ना के सपनों के पाकिस्तान को सबसे ताजा जख्म मिला है उसके एक और पड़ोसी अफगानिस्तान से, जिसने पीओके पर पाकिस्तान के दावे को मानने से साफ इनकार कर दिया। 3 दशक बाद अफगानिस्तान की सीमाओं का मूल्यांकन किया गया, जिसमें पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, तजाकिस्तान और चीन शामिल हैं। मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने वखान, जेबक, बदख्शा में कुरान और मुंजन जिलों में मूल्यांकन किया, जिसमें पाकिस्तान के साथ काल्पनिक रेखा, जम्मू कश्मीर और ताजिकिस्तान के साथ आधिकारिक सीमाएं शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबानी मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि अफगानिस्तान की तरफ से पीओके पर पाकिस्तान के दावे को साफ दरकिनार कर दिया गया है। अफगानिस्तान के इस ऐलान के बाद से पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर और ISI कैंप में खलबली मच गई है। पीओके पर 3 फ्रंट से पहले ही घिर चुकी शहबाज एंड टीम अब इस नए प्लान के बाद पूरी तरह से बैकफुट पर है। अब यहाँ से समझना बेहद जरूरी है कि कैसे जिन्ना लैंड पीओके के चक्रव्यूह में खुद ही बुरी तरह फंस गया है। पहला फ्रंट, पीओके पर पाकिस्तान के दावे से अफगानिस्तान का इनकार। दूसरा फ्रंट, पीओके में लंबे समय से पाकिस्तान के खिलाफ जारी स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन। तीसरा फ्रंट, पीओके में पाकिस्तान सेना के खिलाफ एक्टिव और मजबूत होता TTP, जिसकी तस्दीक वहां हाल में हुए आतंकी हमलों से भी हुई है। चौथा फ्रंट, पीओके को लेकर भारत का स्टैंड और दुनिया के ताकतवर देशों का साथ। दरअसल पीओके में पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस वहां के लोगों पर बर्बरता करती है। हाल ही में पाकिस्तान सेना की फायरिंग में बन्नू इलाके में कई नागरिक मारे गए, जिससे पूरे पीओके में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। ऐसे में TTP और अफगानिस्तान के साथ के बाद वहां गृह युद्ध जैसे भी हालात बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पीएम मोदी के करगिल प्लान। 26 जुलाई हिंदुस्तान के शूरवीरों के वीरता का
वो तारीख जिसका जिक्र होती 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सिर गौरव से ऊंचा हो जाता। इसी दिन साल 1999 में भारत ने पाकिस्तान को करगिल युद्ध में बुरी तरह हराया था। प्रधानमंत्री मोदी करगिल विजय दिवस के 25वें वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस साल पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत की रजत जयंती है, जिसे धूमधाम से मनाने की तैयारी की गई। करगिल के द्रास में 24 से 26 जुलाई तक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी 26 जुलाई को करगिल युद्ध स्मारक आएंगे। 26 जुलाई को द्रास ब्रिगेड हेलीपैड पर सेना के अधिकारी पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। पीएम मोदी शहीद मार्ग यानी वॉल ऑफ फेम जाकर के शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे। इसके बाद करगिल युद्ध पर बने म्यूजियम में शूरवीरों की निशानियां देंगे। साथ ही साथ पीएम मोदी वीर नारी यानी युद्ध में शहीद हुए जवानों की पत्नियों से बातचीत करेंगे।